हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 24x7 पर। दोस्तों, अभी तक हम लोग ट्रायंगल के इन सेंटर की बात कर चुके हैं। ट्रायंगल का इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर से बनता है, या एंगल जहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर कट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले इन सेंटर की वीडियो को देखें और आप ज्योमेट्री की पूरी जो हमने एक सीरीज बनाई है, प्लेलिस्ट बनाई है, उस पूरी सीरीज को देखें, तभी आपको सिस्टमेटिक ढंग से हर एक चीज समझ में आएगी। आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है हमारा साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम लोग साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं। इससे पहले बात की थी एंगल बाइसेक्टर की, तो यहाँ पे हमने साइड बाइसेक्टर के क्यों नहीं बात करी है। पहला पॉइंट तो ये कि साइड बाइसेक्टर क्यों नहीं लिया है, और आपको ये चीजें पता होनी चाहिए मेरे दोस्तों। आपको इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हमने साइड बाइसेक्टर की बात क्यों नहीं करी। पहले तो बाइसेक्टर शब्द का मतलब क्या है? समद्विभाजक। ऐसा जो मध्य बिंदु, मान लीजिए ए है और ये बी है, और इसका मिड पॉइंट ये डी है, इसका मिड पॉइंट ये डी है। तो हमें क्या करना है, हमने आपसे साइड बाइसेक्टर की बात क्यों नहीं करी, हमने आपसे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात क्यों करी है, इस बात को आपको समझना है। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए कि हमने सपोज करिए हमने एक लाइन खींची, ये मिड पॉइंट है, तो इस मिड पॉइंट से जाने वाली, एक बिंदु से जाने वाली कितनी रेखा हो सकती हैं? तो हमारे पास में हमने चीज स्टार्टिंग में पढ़ी थी पहली वीडियो में कि एक बिंदु से जाने वाली इनफाइनाइट लाइन हो सकती हैं। अब इस पॉइंट से हम कितनी भी लाइन खींच सकते हैं इस मिडिल पॉइंट से, और ये सब क्या कहलाएंगी? ये सारी लाइनें हमारी कहलाएंगी साइड परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। क्यों? क्योंकि हम इस पॉइंट से मिड पॉइंट से खींच रहे हैं। तो ये जो सारी लाइनें हैं ये साइड बाइसेक्टर कहलाएंगी। अगर ये सारी लाइनें साइड बाइसेक्टर कहलाएंगी तो, और हमें तो एक स्पेसिफिक लाइन लेनी है, हमें एक ऐसी लाइन की बात करनी है जिससे हम एक प्रॉपर्टी को डेवलप कर सके, तो इसलिए हम साइड बाइसेक्टर की बात नहीं करते हैं। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों लेते हैं? क्योंकि वो एक स्पेशल लाइन होगी, अभी हम आपको समझाएंगे वो स्पेशल क्यों है। और किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन गुजर सकती हैं, ये हमने फर्स्ट वीडियो में लाइन एंड एंगल में क्लियर करी है। ठीक है, आपको पता होगा आई हो। तो आप मेरी बात को आप बहुत ध्यान से समझिए कि साइड बाइसेक्टर क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन गुजर सकती है तो हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं बन पाएगी। तो इसके लिए हम बात करेंगे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। किसकी बात करेंगे? साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। तो अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। हम बात कर रहे हैं किसकी? साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई होप कि आपके क्लियर हो गया होगा कि साइड बाइसेक्टर क्यों नहीं लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों लिया। अब ये होता क्या है, इस बात को समझिए। हमने सपोज करिए एक लाइन खींची, ठीक है, ये एक लाइन है, इसका एक नाम रख दिया ए और बी। इसका कोई मिड पॉइंट है, ये मेरा मिड पॉइंट सी है। इस मिड पॉइंट पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। किस मिड पॉइंट पे? ये इस मिड पॉइंट पे अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर शब्द का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली। तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाने वाली, तो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचिए। तो अब ये फिक्स हो गई, ये केवल एक ही लाइन हो सकती है, इस एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन एक ही हो सकती है। तो हमने फिक्स कर लिया इसको। तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी स्ट्रेट लाइन पे, कोई एक स्ट्रेट लाइन पे 90 डिग्री से बनाने, उसके मिड पॉइंट से 90 डिग्री बनाने वाली लाइन को हम बोलते हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कोण कितने का बनना चाहिए? थीटा 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा बनेगा। बात समझ में आई? अगर हम इस पॉइंट को डी लिख दें तो हम कहेंगे एंगल ए सी डी बराबर
एंगल डी सी बी बराबर 90 डिग्री। ये 90 और ये भी हमारा कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। तो आपको साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ में आ गया होगा क्या होता है, और साइड बाइसेक्टर क्यों नहीं लिया ये भी क्लियर आपके हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट चीज की। अब नेक्स्ट चीज, बहुत ध्यान से मेरी बात को आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए मेरे पास में, सपोज करिए मेरे पास में एक साइड है, मैंने एक साइड ले ली, ये एक साइड है, ठीक है, और नाम रख दिया इसका ए और बी, और इसका मिड पॉइंट ये ओ है, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस x, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस x। क्यों? क्योंकि ये इक्वल होगी तभी ये मिड पॉइंट होगा। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आई, ये इक्वल होगी तो ये मिड पॉइंट होगा। अब हमने इस पे कोई एक लाइन, इस पे कोई एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, ये हमने इस पे एक लाइन ड्रॉ करी, लाइन ड्रॉ हो गई इस पे। अब इस लाइन पे आप कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लें, इस लाइन पे आप कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लें, सपोज करिए हमने एक पॉइंट ले लिया। अब यहां से एक लाइन हमने मिलाई, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन मिलाई, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन मिलाई, ठीक है। और ये जो पॉइंट लिया ये क्या है, ये डी पॉइंट है। ये जो पॉइंट लिया ये क्या है, ये डी पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे कुछ बात लिख रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करिएगा। हमने लिखा एक लाइन या एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक लाइन के मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, एक लाइन के मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर पर कोई पॉइंट हमेशा, कोई पॉइंट हमेशा दोनों एंड पॉइंट, कोई पॉइंट हमेशा दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर, से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। बात समझने की थोड़ी कोशिश करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कि ए भी कोई हमारी स्ट्रेट लाइन है, उसका मिड पॉइंट ये ओ है, ये इसका मिड पॉइंट ओ है, और इस पे अगर एक परपेंडिकुलर डालें और इस परपेंडिकुलर पर कोई भी आप कहीं पे पॉइंट ले लें, आपने ये लिया, आप सपोज ये ले लें, ये एक पॉइंट है, अगर आपने ये पॉइंट ले लिया और यहाँ से यहाँ तक आप डिस्टेंस मिलाएंगे, ठीक है, और मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मिलाएंगे तो ये क्या होंगे, ये डिस्टेंस आपस में बराबर होंगी, ये बात आपको समझनी है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपस में बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। इस पॉइंट पे अगर है तो ये डिस्टेंस आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। बात समझ में आई? तो हम क्या कहेंगे, ए डी बराबर है डी बी के, ए डी बराबर है डी बी के। ऐसा क्यों? हमने आपको पढ़ाने का, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पता है कि हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसका प्रूफ जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों। तो इसका प्रूफ क्या है, देखिए बात कर रहे हैं ट्रायंगल ए ओ डी व ट्रायंगल डी ओ बी में, ट्रायंगल ए और डी व डी ओ बी में बहुत ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। हम क्या कहेंगे, ए ओ बराबर ओ बी बराबर एक्स, क्यों? क्योंकि तो मिड पॉइंट पे है तो दोनों आपस में बराबर होंगी, ये वाली और ये वाली तिरछे जो हमने बना रखी आपस में बराबर होंगी, तो ए ओ बराबर ओ बी बराबर एक्स। क्लियर है यहाँ तक बात? अब एंगल ए ओ डी बराबर एंगल डी ओ बी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, अभी हमने इस बात को जाना था। तो अब ये हमारी दो चीजें हो गई। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरी बात क्या है, ये कॉमन लाइन हो गई डी ओ ओडी, ओडी कैसी है, कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन होने की वजह से ये बराबर हो गई। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए ओ डी
आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल DOB के साथ। और जैसे ही ये कॉन्ग्रेंट हुआ, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रेंट हो जाएगा DOB के साथ। और जैसे ही ये कॉन्ग्रेंट हुआ वैसे ही हमारी तीसरी साइड AD बराबर हो जाएगी DB के। AD बराबर हो जाएगी DB के। तो आपको ये बात याद रखना है, इस पे कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इससे कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर डाला जाए, उस परपेंडिकुलर पे कहीं पे भी पॉइंट हो तो उसकी डिस्टेंस दोनों एंड पॉइंट से हमेशा इक्वल होती है। एक लाइन के मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर पर कोई पॉइंट हमेशा दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। क्लियर है बात दोस्तों? तो चलिए चलते हैं अपने आगे की ओर, आगे समझने की कोशिश करते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट हमसे क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं अगले पॉइंट को। अब थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा आप मेरे संग, ठीक है, कि हमने साइड बाय सेक्टर को क्यों लिया, या साइड बाय सेक्टर का काम, साइड परपेंडिकुलर बाय सेक्टर का काम क्या है। तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा, ठीक है। अब मेरे पास में एक ट्रायंगल है, इसका नाम रख दिया A, B और C। अब इसकी साइड पर, अब हम इसकी साइड पर क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर बायसेक्टर, साइड पे डालना है इसको। तो ये एक परपेंडिकुलर बायसेक्टर पड़ गया, ठीक है। दूसरा परपेंडिकुलर बायसेक्टर डाला तो सपोज करिए ये एक परपेंडिकुलर बायसेक्टर पड़ गया। और तीसरा हमने परपेंडिकुलर बायसेक्टर डाला तो तीसरा परपेंडिकुलर बायसेक्टर कुछ ये पड़ गया, ठीक है। अब ये तीनों परपेंडिकुलर बायसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं, तीनों परपेंडिकुलर बायसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग सरकम सेंटर कहते हैं। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सरकम सेंटर कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं परिकेंद्र। क्या बोलते हैं हिंदी में? परिकेंद्र, सरकम सेंटर बोलते हैं। क्या तीनों साइड के या त्रिभुज के तीनों साइड के परपेंडिकुलर बायसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? उस पॉइंट को सरकम सेंटर या परिकेंद्र, सरकम सेंटर या परिकेंद्र कहते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, क्या कि तीनों साइड के परपेंडिकुलर बायसेक्टर, अब देखो ये 90 डिग्री पे और ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और ये 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे और ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर या परिकेंद्र बोलते हैं। तीनों बायसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग सरकम सेंटर या परिकेंद्र बोलते हैं। अब इसको सरकम सेंटर या परिकेंद्र क्यों बोलते हैं? तो देखो, हमेशा मेरी बात समझो कि अगर ये केंद्र है, केंद्र है, तो केंद्र किसका होता है? सर्किल का होता है। तो हम इससे क्या ड्रॉ कर सकते हैं? हम इससे एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। क्या ड्रॉ कर सकते हैं? एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। हमने एक सर्किल ड्रॉ करा, पर वो सर्किल क्या होगा? वो सर्किल
त्रिभुज की तीनों भुजाओं के वर्टेक्स को टच करता हुआ जाएगा। वो सर्किल त्रिभुज की तीनों भुजाओं के वर्टेक्स को टच करता हुआ जाएगा। तो हमने एक ऐसा सर्किल ड्रॉ करा जो इसके इस पॉइंट को टच करेगा, इस पॉइंट को टच करेगा और इस पॉइंट को टच करेगा। इसको केंद्र मानकर, मेरी बात ध्यान से समझना, इसको केंद्र मानकर ये क्या है, मेरा केंद्र हो गया। क्या हुआ, केंद्र। अब ये सर्किल बाहर की ओर बना है इसलिए इसको बोल दिया परिकेंद्र। परिकेंद्र मतलब बाहर की ओर, सर्कम मतलब बाहर की तरफ, और इस त्रिभुज के तीनों पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा। बात आपके समझ में आई, क्लियर हो गया? तो हम क्या कहेंगे, सर्कम सेंटर को, सेंटर को केंद्र मानकर एक ऐसा सर्कल, एक ऐसा सर्कल बना सकते हैं जो ट्राइएंगल के तीनों, जो ट्राइएंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करेगा। बात समझ में आई? सर्कम सेंटर को केंद्र मानकर एक ऐसा सर्किल बना सकते हैं जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करेगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, कि अगर मैं आपसे कहूं, अगर ये इसके वर्टेक्स को टच करेगा, अगर ये इसके वर्टेक्स को टच करेगा तो यहाँ पे कुछ बातें होंगी। क्या क्या बातें होंगी, बस आपको उन पॉइंट्स को थोड़ा सा डिटेल में समझना है। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारा परिकेंद्र हो गया। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये देखो, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस आप ये देख रहे हैं, ये, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस आप ये देख रहे हैं, ये और ये, ठीक है। तो ये जो तीनों डिस्टेंस होंगी, हम इसे a मान लें, इसे b मान लें और इसे c मान लें और इस पॉइंट को s अगर मान लें, तो हम कहेंगे as बराबर bs बराबर sc, as बराबर bs बराबर sc, और जो कि बराबर होगी त्रिज्या r के। कौन सी त्रिज्या, परित्रिज्या या सरकम रेडियस, ठीक है। कौन सी त्रिज्या, परित्रिज्या या सरकम रेडियस। बात समझ में आई? तो ये r हो जाएगा, ये r हो जाएगा और ये r हो जाएगा। तो हम यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या पॉइंट है, कि सरकम सेंटर, सरकम सरकम सेंटर तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। सरकम सेंटर तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। बात आपके समझ आई? आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सरकम सेंटर तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो सरकम सेंटर क्या होता है, जहां पे तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं, वो सरकम सेंटर कहलाता है। सरकम सेंटर क्यों कहलाता है, क्योंकि उसको केंद्र मानकर एक ऐसा सर्किल बना सकते हैं जो त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स को छूता हुआ जाएगा। अगर वो तीनों वर्टेक्स को छुएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों वो सरकम सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, या तीनों, या सरकम सेंटर त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि वो परित्रिज्या होती है। बात क्लियर हो गया? तो यहाँ पे एक हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है, एक हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है कि ऐसा क्यों, एक क्वेश्चन उठ सकता है हमारे दिमाग में कि ऐसा क्यों। तो मैं अब आपको इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ये ऐसा क्यों होता। बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इजी है, बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, हमने क्या बना लिया, सरकम सेंटर बना लिया। अब हमने इसका नाम रख दिया ए बी और सी, ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है।
अब मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। देखो ये ABC है और ये वाले डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होगी। ये x है तो ये x होगी, क्यों? क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है और ये s है। अब ये परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है तो ये हाइट होगी, क्योंकि हाइट हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, सीधी सीधी होती है, तो ये इसकी हाइट होगी। यहां तक क्लियर है बात? तो कुछ पॉइंट हमने लिखे। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा? इसे हमने मान लिया डी पॉइंट, तो हम कहेंगे BC का मिड पॉइंट D है। फर्स्ट पॉइंट की हमने बात करी, BC का मिड पॉइंट D है। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे BD बराबर होगा DC के। ठीक है। दूसरी बात, इसके बाद हम कहेंगे ट्रायंगल BSD में, ट्रायंगल BSD व ट्रायंगल BSD ये वाले में, ठीक है, BSD व ट्रायंगल SDC में, इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो BSD और SDC में देखो क्या क्या है, BD बराबर है DC के। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट है, ये बात हमने ऊपर ही लिख ली है, जो कि x के बराबर है। ठीक है। इसके बाद एंगल BDS बराबर एंगल SDC के बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हमने डाल रखा। चाहे तो आप इस पॉइंट को भी यहाँ पे लिख सकते हैं अलग से कि SD परपेंडिकुलर है। ठीक है, SD परपेंडिकुलर है। बात आपके समझ में आई? तो ये 90 डिग्री हो गया। अब S और D, SD कॉमन है, कॉमन लाइन है। अगर कॉमन लाइन है तो यहाँ पे SAS साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल साइड से क्या हो गया? से ये दोनों ही ट्रायंगल BSD कॉन्ग्रेंट हो गए ट्रायंगल SDC के। देखो जिनको कॉन्ग्रेंसी नहीं पता है तो हम ये वाला चैप्टर आगे पढ़ेंगे। अभी आपको याद रखना है कॉन्ग्रेंसी के एक प्रॉपर्टी होती है दो, बस उनको याद रखिए। एक होता है SAS साइड एंगल साइड, किन्हीं दो त्रिभुज की भुजा कोण भुजा बराबर हो जाए, भुजा उसके बीच वाला कोण फिर भुजा अगर बराबर हो जाए तो त्रिभुज कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। या SSS तीनों भुजाएं बराबर हो जाए तो भी त्रिभुज कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। क्लियर है बात? तो अब ये त्रिभुज कॉन्ग्रेंट हुआ, जैसे कॉन्ग्रेंट हुआ यहां से होगा BS बराबर SC, तो BS किसके बराबर आ गया? SC के बराबर आ गया। तुम्हारी एक बात प्रूफ हो गई कि ये वाला जो पॉइंट है ये इस वाले पॉइंट के बराबर है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम एक बात कह सकते हैं, इसी प्रकार, इसी प्रकार अब आप इस वाले की बात करिए और इस वाले। ठीक है, तो अब इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं, ये ऊपर A लिखा हुआ है, ठीक है, तो A ट्रायंगल ASE मान लो इसे, ASE कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल CSE के। और जैसे ही ये कॉन्ग्रेंट होगा वैसे ही तीनों साइडें आपस में इक्वल होगी, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, तो AS इक्वल हो जाएगी SC के। और अगर AS XC के इक्वल है, ये देखो फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, तो हम यहाँ से कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कि BS बराबर AS बराबर SC, ये हमारे बात हो गई। अब हमें पता है केंद्र मानकर
जिससे सर्किल ड्रॉ करते हैं उसको त्रिज्या बोलते हैं। तो देखो तीनों हमारा क्या हो गए, बराबर हो गए, तीनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है सरकम सेंटर। ये चीज हमें प्रूफ करनी थी और हमने कर दी। देखिए यहां से यहां तक कि ये इसके बराबर हो गई और ये इसके बराबर हमने कर दी। तो तीनों अगर इक्वल हैं तो ये इक्वल डिस्टेंस पे होगा, जो कि एक्चुअली में क्या है, आर है, जो कि एक्चुअली में क्या है, आर है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए जिससे उन तक ये सारे कॉन्सेप्ट पहुंच सके।